बड़ी खबर, कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। लोकसभा चुनाव 6 से 8 चरणों में हो सकता है और अप्रैल के दूसरे हफ्ते से मई के दूसरे हफ्ते तक वोटिंग हो सकती है। वहीं पर मई के तीसरे हफ्ते में नतीजों का ऐलान हो सकता है। इससे पहले आज 2 नए चुनाव आयुक्तों के कार्यभार संभालने के बाद चुनाव आयोग की बैठक हुई। इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। दो 2024 में वोटर 96.98% करोड़ मतदाता हैं और महिला मतदाता कितनी ये भी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही पुरुष मतदाताओं की संख्या भी देखिए आप। 18 से 19 साल के 1,85,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं। यूपी में 15,29,00,000 वोटर हैं। 80 सीटों पर 1,62,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। चुनाव का शंखनाद होने वाला है। कल दोपहर 3 बजे तारीखों का ऐलान हो जाएगा। देवभूमि के दंगल के बारे में भी आप जान लीजिए। 5 की 5 सीटें और इस पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है, लेकिन अभी 2 सीट नैनीताल और हरिद्वार, इस पर कांग्रेस की तरफ से नहीं प्रत्याशी का ऐलान किया गया है। और सुनील अप्रभात हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, कल डेट भी आ जाएगी। कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इलेक्शन कमीशन की और तारीखें भी पता चल जाएंगी कि कब कितने चरण में चुनाव होने वाला है। तारीख लिस्ट फाइनल हो जाएगी, लेकिन इन सबके बीच बीजेपी तो तैयार नजर आ रही है। 5 सीटों पर कैंडिडेट भी उतार दिए हैं। कांग्रेस इस पे कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल अगर हम टिकट के हिसाब से देखें तो कांग्रेस ने अभी भी 2 सीटों पर अपने टिकट फाइनल नहीं किए हैं, जबकि बीजेपी ने 5 की 5 सीटों पर अपने टिकट फाइनल कर दिए, जिसमें बीजेपी ने 3 सीटों पर सिटिंग सांसदों को ही टिकट दिया है। 2 सीटों पर बीजेपी ने बदलाव किया है, जिसमें पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट है और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र। उत्तराखंड में करीब 82 लाख यहां पर मतदाता हैं। 2014 से लेकर 2019 2 बार बीजेपी की 5 सीटों पर 5 सांसद रिपीट हुए हैं और बीजेपी का इस बार टारगेट है कि वो एक बार फिर से इस पर हैट्रिक बनाए, 5 सीटों पर एक बार फिर से उसके सांसद जीत कर आए। और इसके लिए उसने व्यापक तैयारियां पहले से भी फील्ड में की है। लगातार हम इस बात को रिपोर्ट करते रहे हैं कि बीजेपी ने विधानसभा वार बाकायदा पर्यवेक्षक यहां पर नियुक्त किए हैं, प्रभारी यहां पर नियुक्त किए हैं। ठीक अगर हम बीजेपी के पैरेलल कांग्रेस को देखते हैं तो कहीं न कहीं सांगठनिक रूप से कांग्रेस ग्राउंड लेवल पर कमजोर नजर आती है। आप देखिए कि अभी तक 2 सीटों पर हरिद्वार और नैनीताल पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई है। और मैं अब अपने दर्शकों को अगर पीछे ले जाऊं, 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर मैं ले जाऊं तो उस समय भी कुछ ऐसा नजारा था कि लगता था कि कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी उत्तराखंड में, लेकिन उस समय भी ठीक इसी तरह से कांग्रेस ने टिकट आवंटन में करीब 10 के आसपास दिन टिकट आवंटन में लगा दिए थे और इन 10 दिनों में बीजेपी प्रचार कर रही थी विधानसभाओं में। तो उसका रिजल्ट भी देखने को मिला कि कांग्रेस, जो ये मान के चल रहे थे कि कांग्रेस जीत कर सत्ता में आएगी, कांग्रेस बुरी तरह हारी है 2022 के विधानसभा चुनाव में। ठीक कुछ ऐसा ही अब लोकसभा में भी कैंडिडेट घोषित करने के मामले में कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे वोटर्स की 82 लाख के आसपास उत्तराखंड में इस बार लोकसभा चुनाव में यहाँ पर वोटर्स होंगे, तो 11,700 के आसपास पोलिंग बूथ हैं। उत्तराखंड में एक बड़ी चुनौती ये भी रहती है कि यहाँ पर पैदल बूथ भी बड़ी संख्या में है, जहाँ आपको 18-18 किलोमीटर की दूरी पोलिंग पार्टियों को यहाँ पर तय करनी पड़ती है। तो इसके लिए चुनाव आयोग ने इस बार कुछ कड़े एक्शन कदम उठाए हैं कि समय पर वहाँ पर टीमें। शैलेंद्र और भारती सकलानी हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए। भारती का भी रुख करेंगे। भारती, बहुत अब कम वक्त बचा हुआ है पार्टियों के पास, तैयारियां पहले ही पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन इन सबके बीच अगर मुद्दों की बात करें, आप जहां मौजूद हैं, इस बार के चुनावी मुद्दे क्या है, वहां की जनता का क्या सोचना है?
देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर चुनावी मुद्दों की, तो संकल्प पत्र अपना पॉलिटिकल पार्टीज तैयार कर रही हैं। पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की, जो कि अपने संकल्प पत्र में लोगों से सुझाव मांग रही है। रेहड़ी पटरियों से भी वालों से भी उन्होंने बातचीत की है और हर वर्ग के बीच जाकर कोशिश कर रही है कि उनके मुद्दों को यहाँ पर अपने संकल्प पत्र में कौन से शामिल किए जा सकते हैं, इस पर बात की जाए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो प्रदेश में हाल फिलहाल में देखने को मिला, वो था एक यूसीसी का। लोगों की बात लगातार यही कही जा रही है कि यूसीसी पूरे देश भर में लागू होना चाहिए। तो इसको लेकर एक जो बड़ा मैंडेट है वो यहाँ पर सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी अपने घोषणा पत्र को लेकर लोगों के बीच में जा रही है। मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है और लोगों से बातचीत की जा रही है कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हो सकते हैं। न्याय यात्रा जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी निकाली, उसको ये घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र का भी रुख कर रहे थे। शैलेंद्र, अब बिसात बीत चुकी है, चुनावी बिसात, और बस तारीखों का ऐलान कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो जाएगा। अगर वहां के सियासी समीकरणों की बात करें, जातिगत समीकरण हो, वहां के मुद्दे हो, क्या कहना है वहां की जनता का, और यूसीसी के ऐलान के बाद कितने हालात वहां पर बदले हैं, रिएक्शंस क्या कुछ हैं लोगों के? देखिए, जो नैनीताल लोकसभा क्षेत्र है, मैं यहाँ पे नैनीताल लोकसभा क्षेत्र में हूँ और ये नैनीताल उधम सिंह नगर 2 जिलों की लोकसभा है और 14 लोकसभा क्षेत्र इसमें आते हैं। लेकिन पिछली बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीती है और अजय भट्ट जो केंद्र में रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री हैं, वो यहाँ से सांसद हैं और बीजेपी ने दोबारा उन पर दांव खेला है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अभी तक किसी को अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। कांग्रेस अभी भी पसोपेश में है कि वो किसे अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करें। कई सारे नाम चर्चा में हैं, लेकिन अभी तक जो है ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा। लेकिन इस बीच बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। जहां तक जातीय समीकरणों की बात है, जहां तक धार्मिक समीकरणों की बात है, तो यहां पर हिंदू, सिख और मुस्लिम मतदाता बहुतायत में है और उसके अलावा बंगाली जो मतदाता हैं वो भी बहुत बड़ी संख्या में है। यानी डिसाइडिंग फैक्टर में रहते हैं चारों ही तरह के जो मतदाता हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो इस बार निगाह है वो मुस्लिम और सिख मतदाताओं पर है, क्योंकि एक तरफ पंजाब में जो किसान मूवमेंट चल रहा है उसका असर भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो तराई का बेल्ट है इसका पंजाब से कनेक्शन बेहद साफ है। उसके अलावा जो यूसीसी का मुद्दा हो या फिर जो बनभूलपुरा कांड बीच में हुआ हो, ये सारे मुद्दे भी इस बीच में हावी हैं, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी विशेषकर हल्द्वानी और किच्छा विधानसभा और कुछ ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर अच्छी खासी संख्या जो है मुस्लिम्स की है। तो वो किसको वोट करते हैं ये अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल बीजेपी ने अपने कैंडिडेट के ऐलान के साथ ही अपनी छोटी छोटी चुनावी सभाएं शुरू कर दी हैं। उसकी तैयारियां हमें जमीन पर दिखने लगी हैं। लेकिन कांग्रेस की तैयारियां अभी दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि कांग्रेस का चेहरा अभी तक साफ नहीं है। बीजेपी लगातार तीसरी बार इस सीट को जीतने के लिए मैदान में है और उसका जो चेहरा है वो भी एक प्रमुख चेहरा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस तो क्या वजह लग रही है कि हल्द्वानी में, हरिद्वार में और साथ ही नैनीताल में भी अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बयानबाजी का दौर भी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि अंतरकलह से कांग्रेस कहीं ना कहीं जूझ रही है? बीजेपी की तैयारी पूरी है और अंतरकलह कहीं नजर आ रहा है, टिकट को लेकर कहीं असंतुष्टि नजर आ रही है कांग्रेस के भीतर? देखिए, पहले लगातार 2 लोकसभा चुनाव में 2014 के बाद 2019 में कांग्रेस की बड़ी हार हुई, तो लगातार 2 लोकसभा चुनाव में उसके 5 कैंडिडेट हारते रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस एक तरीके से कांग्रेस का मनोबल निश्चित तौर पर गिरा हुआ है। उसके अलावा विधानसभा के चुनाव नतीजे थोड़ा सा कांग्रेस को थोड़ा सा बूस्ट अप करने वाले हैं, क्योंकि जो नैनीताल लोकसभा है, अगर उसमें हम 14 सीटों की बात करें तो 6 सीटें जो है वो कांग्रेस जीती है। तो लेकिन पिछले चुनावों के मुकाबले कांग्रेस को जरूर इस बार थोड़ा सा माइलेज देखने को मिलेगा, क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक बढ़त कांग्रेस के साथ हो सकती है। लेकिन कांग्रेस के साथ एक कंफ्यूजन बड़ा यह है कि वो कैंडिडेट बनाए तो बनाए किसको, क्योंकि पिछले चुनाव में 2019 में हमने देखा था तो हरीश रावत ने यहां से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो लगभग 3.5 लाख वोटों से बड़े मार्जिन से यहां से चुनाव हार गए थे। ऐसे में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है कि हरीश रावत से बड़ा चेहरा उनका कोई नहीं, और हरीश रावत जो है उनको हरिद्वार से टिकट दिया जाए, और हरिद्वार से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हरिद्वार से वो अपने बेटे के लिए भी टिकट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ बड़ा सवाल यही है कि हरिद्वार से क्या दोबारा से हरीश रावत को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा? अगर हरीश रावत को वहां से चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो नैनीताल, जहां वो पिछले बार चुनाव में लड़े थे, वहां कुछ नामों की चर्चा है, जिसमें प्रकाश जोशी और महेंद्र पाल पूर्व सांसद रहे हैं, उनका नाम चर्चा में है। उसके अलावा रणजीत रावत का एक नाम शामिल है। उसके अलावा दीपक बलूटिया, गणेश उपाध्याय, ऐसे कई सारे नाम शामिल हैं। लेकिन अब 17 से 18 तारीख के बीच में कांग्रेस ये माना जा रहा है कि अपनी लिस्ट फाइनल कर सकती है। उसके बाद तय हो पाएगा कि किस तरीके का मुकाबला पूरी नैनीताल और जो आपका हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र है, जहां पर
अभी तक कांग्रेस ने टिकटों का ऐलान नहीं किया है, वहां पर किस तरीके का मुकाबला देखने ठीक है, को मैं आपके पास लौटूंगी। सुनील नवप्रभात का भी रुख कर लेते हैं। सुनील, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपने लोगों के रिएक्शंस भी लिए होंगे, उनका क्या कहना है? क्या अब उनकी एक्टिवनेस चुनावों में नजर आएगी? क्या वो इसको लेकर उत्सुक हैं? उनके मुद्दे क्या कुछ हैं? और जो एक पलायन बहुत बड़ा उत्तराखंड के लिए मुद्दा रहा है, रोजगार मुद्दा रहा है, वो कितना सुधरा है हालात पहले से? देखिए, बिल्कुल। और अभी भी मैं जहां हूं, मैं एक गांव में हूं। ये टिहरी संसदीय क्षेत्र का सहसपुर का इलाका है। यहां पर हम लगातार लोगों से उनका मन टटोलने की कोशिश कर रहे थे कि अब चूंकि लोकसभा चुनाव है, लोग क्या सोचते हैं, उनके सांसद ने यहां पर कितना काम किया, वो कितने सेटिस्फाइड इस चीज से हैं। इसका लगातार न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर इसका एनालिसिस कर रही है। लेकिन आप देखेंगे उत्तराखंड में खासकर कि जिस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव को अगर हम पैमाना माने इस लोकसभा चुनाव का, कि 2022 में जिस तरह से अभी शैलेंद्र ने कहा कि हल्द्वानी जो नैनीताल संसदीय सीट है, 6 सीटें कांग्रेस को सबसे ज्यादा नैनीताल संसदीय सीट पर मिली, 5 सीटें कांग्रेस को हरिद्वार में मिली। उस दोनों संसदीय सीट पर कांग्रेस को एक तरह से कहते हैं कि पूरे प्रदेश की जगह यहां पर अच्छा खासा वहां पर वोट मिला है। तो कांग्रेस की इन दोनों सीटों से बड़ी उम्मीद है। और ये भी एक बड़ा कारण है जो शैलेंद्र भी अभी कह रहे थे कि यहां पर टिकट आवंटन में डिले हो रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव से अगर हम कंपैरिजन करें तो 61% वोट लेकर बीजेपी ने 5 सीटों पर दोबारा से लौटे थे उसके कैंडिडेट। बीजेपी का इस बार टारगेट है कि 61% का जो वोट शेयरिंग उसका रहा है 2019 के लोकसभा चुनाव में, उसको 75% के आसपास ले जाया जाए। और इसी के लिए बीजेपी ने माइन्यूट तैयारियां की है, माइक्रो मैनेजमेंट किया है बूथ लेवल तक, कि एक एक बूथ से उसने अपने कार्यकर्ता खड़े किए हैं कि हम एक सीट पर कम से कम 5 लाख वोटों के अंतर से जीतेंगे। ये बीजेपी का कहना है, ताकि उसका वोट शेयरिंग 75% तक पहुंच सके। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का 39% वोट शेयर था। कांग्रेस की कोशिश है कि इस वोट शेयरिंग को बढ़ाया जाए। हालांकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अंतर्द्वंद कांग्रेस के अंदर है कि 2-2 सीटों पर जब कल चुनाव आचार संहिता लगने वाली है, अभी तक वहां पर कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ है। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो मैदान छोड़ते रहे हैं। राहुल गांधी को कहना पड़ा कि जो बड़े नेता हैं ये डू एंड डाई का टाइम है, बड़े नेताओं को मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। तो फोर्सली कई जगह कोशिशें हुई कि कांग्रेस अपना कैंडिडेट तय करे। ऐसे हालात में पर बहुत जरूरी है कि जल्दी ऐलान हो। आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ भारती हुई बनी है, लेकिन शैलेंद्र नेगी के साथ अभी फिलहाल कोई मौजूद है, जरा उनसे बातचीत करिए। आने वाले चुनावों को लेकर कल डेट फाइनल हो जाएंगे, उनको लेकर वो क्या सोचते हैं? देखिए, मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी इस समय मौजूद है। कोठारी जी, ये बताइए कि कल चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा चुनाव आयोग, ऐसी खबर आ रही है। आपकी क्या तैयारियां हैं, क्योंकि आप नैनीताल उधम सिंह नगर का पूरा एक मुआयना करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए, क्या तैयारियां हैं आपकी? भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से पूरी तरह तैयार है। पार्टी ने 5 लोकसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसी के साथ में सभी लोकसभाओं के लिए कोर कमेटी और चुनाव संचालन समिति, और विधानसभा स्तर पर भी विधानसभा की कोर कमेटी और विधानसभा की चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा कर दी है। और लोकसभा स्तर पर भी और विधानसभा स्तर पर भी वर्तमान समय में बैठकों का क्रम चल रहा है। हम लोग बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का वोट कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसकी रणनीति बना रहे हैं। ये तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर भारी बहुमत के साथ में जीत रही है, लेकिन जीत का अंतर कैसे हम बढ़ा सकते हैं? 5 लाख मतों के अंतर से जीतने का लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड को दिया है, इस लक्ष्य को हासिल करने की रणनीति हम वर्तमान समय में बना रहे हैं। एक बात बताइए सर कि कौन से बड़े बड़े नेताओं की रैलियां आप इस दौरान करने वाले हैं? प्रधानमंत्री के अलावा कौन कौन से बड़े नेताओं को हम देखें? प्रधानमंत्री जी की भी एक रैली उत्तराखंड में प्रस्तावित है। इसके साथ में आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय JP नड्डा जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और भी बहुत सारी सेलिब्रिटीज उत्तराखंड में सभाएं करने के लिए आएंगे। और इसके साथ में हमारा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निशंक जी, तीरथ सिंह रावत जी और भी बहुत सारे नेताओं के दौरे हमारे सभी लोकसभा क्षेत्र में होने वाले हैं। और कांग्रेस के 2 सीटों पर तो अभी तक कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं हो पाया, तो एक तरीके से आप मनोवैज्ञानिक बढ़त मान रहे हैं कि अपने आप को? निश्चित रूप से कांग्रेस को तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। जहां 3 कैंडिडेटों की घोषणा उन्होंने की है, वहां भी वो प्रत्याशी भी बड़े अनमने तरीके से पहले से मना करते रहे, बातचीत जारी लेकिन नेतृत्व के दबाव हल्द्वानी से क्या कुछ जानकारी थी वो शेयर कर रहे थे शैलेंद्र नेगी, और इसके साथ भारती सकलानी भी जुड़ी थी, सुनील नवप्रभात भी जुड़े थे।